हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। देखो लास्ट क्लास में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। वो टॉपिक क्या था? अपकलन, है ना? याद आया क्या बेटा? अपकलन, डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, क्यों? याद है? यस सर, यस सर। ओके, हम पढ़ते हैं अपकलन। अपकलन का दूसरा नाम अवकलज है, इसे इंग्लिश में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जब अंतराल दो संख्या के बीच का अंतराल जब बहुत छोटा होता है तब हम उसको उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जो डिनोट किया जाता है, उसको जो प्रदर्शित किया जाता है, वो अगर y का मान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है तो dy से, अगर x का मान बहुत छोटा है तो dx से। अगर अंतराल बड़ा है तो उसको डेल्टा y और डेल्टा x से डिनोट करते हैं। एक टेबल भी बनाई थी अगर याद हो तो। अब जब हम किसी जैसे y x का फलन है, y किसका फलन है? x, है ना? तो y x का फलन है, देखो एक बार बात बता दो, y x का फलन है। y x का फलन है तो इस बात को हम क्या से लिखा था? y इसका मतलब होता था y fx, ये मतलब होता था। अब y का जो भी मान है, फलन में हम ये सीखे थे कि दो वेरिएबल होते हैं यहाँ, जैसे x और y, इन जनरल x और y ले लेते हैं। तो एक वेरिएबल तो स्वतंत्र होता है, मतलब डिपेंडेंट नहीं होता, और दूसरा वेरिएबल उस पर डिपेंडेंट होता है ना? तो ओके सर। हाँ, जो y का जो मान है वो x पर डिपेंडेंट है। अगर x की संख्या हम कम ज्यादा करेंगे तो y ऑटोमेटिक कम ज्यादा होता है। फलन में हमने कुछ क्वेश्चन से सीखा भी था। अब यहाँ पर y का x के सापेक्ष में क्या चेंज आ रहा है ना? अगर हम ऐसा बोले डिफरेंट अवकलन y का जो अवकलन करें वो x के सापेक्ष में अवकलन करें, y के x के सापेक्ष में अवकलन, y का x के सापेक्ष में अगर अवकलन कहते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन कहते हैं, तो इसका मतलब होता था, इसका मतलब हम बोलते हैं f डैश x, है ना? f डैश x, इसको हम क्या कर सकते हैं? f डैश x को y का x के सापेक्ष में अवकलन, मतलब जो y के मान में जो बदलाव होगा, है ना, वो बहुत कम होगा x के मान के, जब x का मान बहुत कम बदलाव, तो f डैश x को हम dy बाय dx भी लिख सकते हैं। तो ये अवकलन, अगर हम बोल रहे हैं किसी y, कोई भी हमें रूल होते हैं, कैसे कुछ नियम होते हैं, उसके नियम के अनुसार हम अवकलन करते हैं। तो कोई भी y की हमें कुछ भी समीकरण गिवन है, कोई इक्वेशन गिवन है और x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन है, तो हम बोलेंगे x के सापेक्ष में इसका अवकलन करो। तो अवकलन क्या कब कर पाएंगे? जब हमें उनके नियम पता होंगे, है ना? तो इसका मतलब हमें दूसरी चीज नियम सीखने होगा, और नियम से पहले एक और, इस अवकलन का ज्यामिति से क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, उस बात को थोड़ा सा और समझते हैं, फिर नियम के पास चलते हैं। ठीक है? इतना तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, अगर सभी को याद होगा तो। याद है क्यों? जी सर। जी सर। अब देखो इसका ज्यामिति से क्या रिलेशन, अवकलन का ज्यामिति से क्या रिलेशन मिलता है, उस बात को देखते हैं। अब अवकलन का ज्यामिति अवकलन का ज्यामिति अर्थ, यहाँ पे दो
दो चीजें हमें सीखने को मिलती हैं जब अवकलन का ज्यामिति अर्थ सीखते हैं। एक सीखते हैं हम जीवा और दूसरी सीखते हैं स्पर्श रेखा। और जीवा स्पर्श रेखा हो सकता है आप लोग जानते हो क्या? जीवा क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है? देखो जानते हैं। यस सर। देखो ये देखो, ये y, ये x। यहाँ पर हमें कुछ ग्राफ गिवन, कैसे भी हम ग्राफिक्स वक्र है जो एक कर्व का फॉर्म में ले लेते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ, कुछ इस तरीके का ग्राफ है। और यहाँ पर हमने ये कोई एक बिंदु लिया, इसको थोड़ा सा ऐसा ठीक। यहाँ पर हमने क्या किया, एक बिंदु लिया ये, इस बिंदु पर x का मान बता दिया, x है, y का मान बता दिया y। कोई भी बिंदु इसका नाम दे सकते हैं, जैसे ए नाम दे। एक और बिंदु ले लिया, ये दूसरा बिंदु b, और दो बिंदु अच्छा इसका मान देख लो क्या होगा। अब यहाँ पर मान ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से इस बिंदु का मान x वो बताया है। अब ये दूसरा बिंदु, अगर मैं बोलता हूँ ये यहाँ पर ये इसको x2 ले लो, या तो एक और टर्म में समझा दूं जो मैंने कल ये बताया ना, डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है, ये बताया मैंने। अब यहाँ पर x2 जो है, x2 कितना होगा उस बात को बता ना, x2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो डेल्टा x प्लस x1। अब यहाँ पर x1 को हमने क्या बोला है, x। अब देखो x की वैल्यू में चेंज आया, इस ए बिंदु पर यहाँ पर था ये x का मान, और बी बिंदु पर यहाँ पर है, तो यहाँ से लेके इसको, यही तो चेंज है x में, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा x। ये इतना बदलाव आया है, x का जो इंटरवल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा x से। तो ये जो इस बिंदु पर जो हम x2 लेते हैं, तो x2 किसके बराबर होगा, देखो वो लिखा होगा सामने, किसके बराबर होगा, डेल्टा x प्लस x1। अब यहाँ पर x1 को क्या लिया मैंने, x, तो x ही लिख देते हैं। ये बात समझ आई, इस बिंदु पर ये x2 का मान ये होगा, क्यों बोलो जी सर। अब ऐसे ही सिमिलरली ये y का अक्ष में जाते हैं, ए बिंदु पर y का अक्ष में मान उसका y था, मूल बिंदु से जो मान था वो y था, तो ये ए बिंदु इधर है y का अक्ष में, ये बी बिंदु इधर आ रहा है y का अक्ष में। तो जो y में जो अंतराल हमें मिला वो इतना इंटरवल मिला, इतना अंतराल, इसको क्या बोल देंगे, डेल्टा y। अब देखो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, इस y2 का मान इस पॉइंट पर, b पॉइंट पर y का जो मान होगा उसको हम लिख रहे हैं डेल्टा y, हाँ डेल्टा y प्लस y। शाबाश। तो ये देखो कई बार इसको y2 नहीं लिखते, कुछ इस तरीके से भी लिख देते हैं, तो भगवान। अब देखो अगर हम इन दो एक रेखा बनाते हैं, एक सरल रेखा जो वक्र के किसी दो बिंदुओं से होकर निकलती है, तो उस रेखा को क्या बोला जाता है, क्या बोला जानते हो, जीवा सर, जीवा। बस तो देखो ये बिंदु है ए, एक दूसरा बिंदु है बी, है ना। अब यहाँ से कुछ ऐसी रेखा बना रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे एक सीधी रेखा बननी चाहिए ना। तो ये जो रेखा है ये इस वक्र के दो बिंदुओं से पास होके गुजरी है, तो इस रेखा को हम जीवा बोलते हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा। तो ये डायग्राम बना रहे होंगे, नीचे एक हेडिंग लिख लेना, क्या लिखोगे, जीवा। ये जीवा को हम कैसे परिभाषित करते हैं वो लिखो, हेडिंग लिखो जीवा। ये डायग्राम बनाना है ना, इसमें थोड़ा सा और मैं बताऊंगा। बन गया सर, बन गया। अब इसमें हेडिंग लिख लो जीवा, हेडिंग लिखना जीवा, और जीवा में लिखना
किसी वक्र के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किसी वक्र के कोई भी वक्र है, किसी वक्र के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किसी वक्र के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वक्र की जीवा कहलाती है। वक्र की जीवा कहलाती है। किसी वक्र के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वक्र की जीवा कहलाती है। वक्र की जीवा कहलाती है। तो ये हो गया जीवा। ये हो गया जीवा। इतनी बात सभी को समझ में आई? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखें, ये इस लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो अंतराल है इसका मान हमने बोला था डेल्टा एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स। और इस बिंदु से लेके इस बिंदु बी बिंदु तक ये इसको क्या बोला हमने? डेल्टा वाई। इसको लिख सकते हैं डेल्टा। और एंगल तो आपको पता ही है, किसी भी बस जैसे ए बिंदु पर हम कोई कोण ले रहे हैं तो कोण हमेशा कैसे लेते हैं? एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये मान लीजिए ये कोण इस बिंदु पर हमें जो ये थीटा कोण, तो इसका कोण का क्या नाम देंगे? ये कोण कितना है? थीटा है। ये कोण कितना है बेटा? थीटा। और परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ दिख रहा है, ये इस पॉइंट पर यहाँ पर 91 है। ये 90, ये है 90, ये 90 है। तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं? अगर मैं ऐसे लिखूं कि tan थीटा इज इक्वल टू tan लगाया है, तो tan होता है लंब बट्टे आधा। तो यहाँ पर जो लंब है इसका भी हमें जैसे सी नाम दे दो, ए बी सी है ना। इसमें जो लंब है वो बीसी है। बीसी क्या है? डेल्टा वाई। और आधार एसी क्या है? डेल्टा एक्स। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई समस्या होगी ऐसा जो मैंने लिखा है। कोई समस्या आ रही है क्यों? नो सर। नो सर। तो एक बात तो ये निकल गई। अब यहाँ पर एक तो इसको फलन से मैं कनेक्ट करता हूँ। इस वाली बात को फलन से कैसे कनेक्ट करते हैं? देखो यहाँ पर ये जो बी बिंदु है, इस बी बिंदु को नीचे की तरफ खिसकाते हैं। बी बिंदु को थोड़ा समझना, इस बी बिंदु को नीचे की तरफ खिसकाएंगे, नीचे की तरफ खिसकाएंगे। तो देखो x के मान में x का मान बदल रहा है नहीं? इसको अगर नीचे लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे इस साइड b को, x का मान बदल रहा है नहीं? बदल रहा क्यों? जी सर। बदल रहा है। अब x का मान बदल रहा है और साथ ही साथ y का भी मान बदल रहा है। सिर्फ x का ही मान नहीं बदल रहा है। हाँ सर। इसका मतलब यहाँ पर जो y है, हम देखो अब देखो x का मान बदला तो y का मान भी बदल रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो y है वो x का फलन है। यही तो हमने पढ़ा था क्यों? जी सर। जी सर। हाँ, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो y है वो x का फलन है, क्योंकि x का मान बदलने पर y का मान बदल रहा है। x का मान बदलने पर y का मान बदल रहा है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं f सीधे f, ये tan थीटा हो गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और देखो इसकी जगह में लिख रहा हूं डेल्टा y। अगर ये किसका? x का फलन है। देखो डेल्टा x में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डेल्टा x ये क्या होगा? चलिए x2 माइनस x1, तो x2 जो है वो बताइए डेल्टा x प्लस x और माइनस x1, तो डेल्टा x ही बचेगा।
यहाँ पर इसको क्या ले सकते हैं, इसका फाइनल मान ये, क्योंकि ये x का फलन है तो इतना आना चाहिए, और माइनस इनिशियल इसका जो मान है, तो माइनस इनिशियल मान देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ये y x का फलन है तो इसका फाइनल मान f जो फाइनल मान था, अगर ये x का फलन है, फलन के फॉर्म में लिखना है तो f का x का फाइनल मान, तो इसको लिखेंगे डेल्टा x प्लस x। देखो y इज इक्वल टू क्या, अगर y x का फलन होता तो हम लिख सकते थे y इज इक्वल टू f x, ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पर डेल्टा y, तो डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो f फाइनल क्या ब्रैकेट में क्या आता है, x का मान जो फाइनल है वो क्या है, डेल्टा x प्लस x, तो डेल्टा x प्लस x। अब ये तो फाइनल मान हो गया, माइनस इनिशियल क्योंकि ये चेंज इन y है, तो f इनिशियल a पॉइंट इनिशियल पर है x अपॉन चेंज इन x डेल्टा x, है ना। तो ये इसको देखो, इस मैंने बात को फलन से कनेक्ट करके लिखा है, ये बात समझ आई। हो सकता है कोई बच्चों को डाउट लग रहा हो इस बात पर, किसी को डाउट आ रहा है सर दोबारा समझा दे एक बार सर। फिर से समझाता हूं। हमने क्या किया, मैंने ये बोला कि इस अगर बी पॉइंट को हम इधर लेके आए, मतलब x के मान में चेंज कर इधर लेके आए बी पॉइंट, तो अगर बी को इधर लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक b का मान x का मान बदल तो y का मान भी बदलता है, तो इसका मतलब जो y है वो x का फलन है, y x का फलन है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x नंबर टी आ जाता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा y क्या होता है, कोई भी डेल्टा तो उसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। डेल्टा मतलब y का जो अंतराल है वो कैसे निकालते हैं, फाइनल जो वैल्यू है माइनस इनिशियल वैल्यू। अब ये जो y है वो x का फलन है, तो x के फलन की फाइनल वैल्यू माइनस x के फलन की इनिशियल वैल्यू, तो इसकी फाइनल जो वैल्यू है वो है डेल्टा x प्लस x, तो हमने लिखा f ब्रैकेट में डेल्टा x प्लस x माइनस इनिशियल जो शुरुआत प्रारंभिक जो संख्या है, क्या है x की प्रारंभिक संख्या, फलन x है तो x लिख दिया, बट्टा बट्टे में से चली जाए डेल्टा x। अब समझ आया सर ये फॉर्मूला बन गया। हाँ एक तरीके से फॉर्मूला बन गया, अगर हम देखें एक तरीके से फॉर्मूला बन गया, लेकिन इसको रटना नहीं है ना, इस बात को रटना नहीं है, नहीं आप इसको सोचो ये रटना, ये वाली चीज जो याद करने वाली चीज होगी मैं आपको बताऊंगा, इसमें कुछ ऐसा रटने वाला कुछ कंसेप्ट नहीं है, ये तो सिंपल याद है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक चीज सीखी थी फलन, तो उससे हम इस y को डेल्टा y को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब y x का फलन होता था तो हम लिखते थे y इज इक्वल टू fx। अब यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर है डेल्टा y मतलब y का अंतराल मतलब y की फाइनल वैल्यू माइनस y की इनिशियल वैल्यू, तो y की जो फाइनल वैल्यू है वो b पॉइंट पर है, ये वैल्यू डेल्टा y प्लस y, ये कब मिलेगी जब x का होगा फलन ब्रैकेट में डेल्टा x प्लस x माइनस इनिशियल y की इनिशियल वैल्यू a पॉइंट पर हमने लिख दिया तो माइनस fx लिख दिया, यहां पर x ही थी। अब समझ आया ये क्यों? ओके सर। ओके अब देखो यहाँ पर एक बात और सीख सकते हैं, ये जो डेल्टा x है, ये जो डेल्टा x एक और सीखते हैं स्पर्श रेखा, है ना। मैंने दो बात बोली थी, दो चीजें सीखेंगे, एक जीवा एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कैसे सीखते हैं, ये जो डेल्टा x का मान है ये थोड़ा सा अभी थोड़ा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा दिख रहा है डेल्टा x, है ना। अगर इसका मान हम बहुत छोटा करें, और ये बहुत छोटा कब होगा, जब ये बी बिंदु बिल्कुल a के पास पहुंच जाएगा, जब ये बी बिंदु कहां पहुंच जाएगा, बिल्कुल a पॉइंट के पास। अब देखो दूसरे डायग्राम से समझा तो थोड़ा सा यहाँ पे खिचड़ी सी पड़ जाएगी। दूसरा डायग्राम ये हमने बना लिया,
एक्स ये वाई, ये कुछ अपना कल था कुछ इस तरीके से ऐसे, ये ऐसे एक रेखा बनी हुई थी ऐसे, ये ए बिंदु लिया था यहाँ पर, ये बी बिंदु लिया, ये एक्स का मान यहाँ पर एक्स था, ये ए और बी में जो एक्स के मान में जो अंतराल था वो डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर इस बिंदु पर जो मान हमने लिया था वो लिया था डेल्टा एक्स प्लस एक्स। यहाँ पर y का मान y था और इस बिंदु पर मान हो गया था ये डेल्टा y हो जाएगा, तो इस बिंदु का मान डेल्टा y प्लस 1। ये बात सेम डायग्राम हो रहा है। अब देखो मैं क्या बोलूँ, देखो 2-3 लाइनें मैं बना के दिखाता हूँ। अगर हम ये ऐसे बना दें ऐसे, ये डेल्टा एक्स ये डेल्टा वाई ये पॉइंट सी, अगर हम बी बिंदु को थोड़ा इधर खिसकाते हैं जैसे इधर खिसकाया तो देखना अब कैसे जीवा बनेगी। जीवा ए बिंदु में कोई बदलाव नहीं करता है, सिर्फ बी बिंदु को इधर खिसका रहे हैं क्योंकि हम डेल्टा एक्स का मान घटा रहे हैं। तो ये जो जीवा बनेगी वो कुछ ऐसे बन जाएगी, ऐसे समझ में आएगा। ये जीवा ऐसे बनेगी क्योंकि ये बी बिंदु इधर आ गया। क्यों, ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। अब इस बी बिंदु को और इधर लाते हैं, इधर ला दिया, समझना, ये बी बिंदु इधर आ गया। अब कैसे जीवा बन जाएगी, कुछ ऐसे बन जाएगी, ऐसे ये जीवा होगी। समझ आया? अब देखो बिंदु को इधर खिसकाने से हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि जो डेल्टा एक्स का मान है वो छोटा होता जा रहा है। यहाँ पर देखोगे तो इतना हो गया, यहाँ पर देखोगे तो इतना हो गया कि नहीं हो गया? और मैं बोल रहा हूँ इसको बहुत 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 छोटा कर दो। बहुत 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 छोटा कब कर देंगे, जब ये इस बी बिंदु को लगभग लगभग ए बिंदु पर ही रख देंगे। अगर ए बिंदु पर ही रख दिया तो डेल्टा एक्स का मान क्या बहुत बहुत छोटा हो जाएगा? क्यों बोलो? हाँ सर। यस सर। हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ, तो अब रेखा बनेगी कैसे? अगर ये बी बिंदु यहीं पर आ जाएगा तो ये रेखा कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये तो एक ऐसी सरल रेखा हो गई है जो कि इस बिंदु के सिर्फ एक पॉइंट से टच होके पास हो गई। ये कैसी रेखा होगी? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। हाँ, कोई भी एक ऐसी रेखा जो वक्र को सिर्फ एक बिंदु से पास होके गुजरती है तो उसी को स्पर्श रेखा बोलते हैं। उसने सिर्फ स्पर्श किया है, उसने कहीं 2 पॉइंट पर काट के नहीं गई, 2 बिंदु से पास नहीं हुई। तो ये जो रेखा है इस रेखा को ही स्पर्श रेखा बोला गया और स्पर्श रेखा बोला गया। और यहाँ पर जो डेल्टा एक्स का जो मान है वो बहुत बहुत छोटा, मतलब जीरो की तरफ, जीरो भी नहीं है लेकिन बहुत बहुत छोटा है, 0.0000001 कुछ हो रहा होगा। समझ आया? बोलो क्यों, ये बात समझ आई? हाँ सर। यस सर। जी सर। यहाँ पर जो कोण होगा, हम अगर कोण लें तो देखो ये लिखा था, अब इसको उधर लिख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई। जब मान डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखा था, जब मान बहुत 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 छोटा होता है तब आप सभी को याद होगा तो हम उसको कैसे लिखते थे, पिछली क्लास में बताया, आज रिवाइज भी करवाया था, dy से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? dy, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाय अपॉन dx, dy बाय dx। ये बात समझ आई? जब x का मान y का मान का जो अंतराल है वो बहुत 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 छोटा होगा तब उसको हम dy बाय dx भी लिख सकते हैं। जी सर। ये क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। अब देखो इससे पहले जब हम ज्यामिति सीख रहे थे तब याद करो जो वक्र की ढाल होती, रेखा की जो ढाल होती है उसको हम m लेते थे और m क्या tan थीटा ही होता था। m क्या यस सर। यस सर। तो अब देखो बहुत अच्छा कनेक्शन मिल गया हमें। m को हम tan थीटा बोलते हैं और tan थीटा यहाँ पर dy बाय dx, मतलब y का x के सापेक्ष में अवकलन अगर हम कहते हैं तो वो भी स्लोप को ही बताता है, वो भी रेखा की ढाल को भी बताता है। ये m जो m है उसको स्लोप बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में रेखा की ढाल है ना।
तो जो y का x के सापेक्ष में जो अवकलन है, अवकलन का लिखने का तरीका ये थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, अभी क्लास में रिवीजन भी करवाया था। f डैश x को dy by dx लिख सकते हैं, और dy by dx का मतलब उसको अगर हम बोले तो हम क्या बोलते हैं, y का x के सापेक्ष में अवकलन। तो y का x के सापेक्ष में जो अवकलन होता है वो कहीं ना कहीं रेखा की ढाल को बताता है। ये मेरी बात को समझ पाई कि नहीं समझ पाई, या हाँ ना बोलो? जी सर समझ ली। यस सर। तो यहाँ पर ये एक सूत्र लिख लो और इस पर से रेखा की भी करवा सकते हैं। ये लिखो इसको, अब हमेशा कभी भी याद रखना, जब हम किसी का भी, इसका फिजिक्स में बहुत यूज है, इसका भौतिकी में बहुत यूज मिलेगा, है ना? जब हमें की रेखा की ढाल निकालनी है तो मतलब अवकलन कर दो तो अपना काम सीधे सीधे चल जाता है ना? तो कैसे अवकलन कर दो, जब हम पढ़ेंगे इसको चाल बोलते हैं वेलोसिटी को, क्यों? वेग सर। वेग वेग जी सर। हाँ वेग। देखो तो जैसे वेलोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी ये यहाँ पर वेग दिया गया है v, वेग, और यहाँ पर x एक्सिस में टाइम दिया गया है। देखो मैं फिजिक्स से, भौतिकी में किस तरीके से यूज है, किस तरीके का इसका प्रयोग है वो बताता हूँ। यहाँ पर वेग दिया गया है, यहाँ पर टाइम दिया गया है, यहाँ पर कुछ भी वक्र बना हुआ है, कुछ भी वक्र बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे मान लो ऐसे बना हुआ है। तो वहां पर हमसे ये बोले कि ये जो स्लोप है, ये वक्र की ढाल है, वो क्या बताएगा, तो हम क्या लिखेंगे, dv by dt, मतलब वेग का x के सापेक्ष में अवकलन, और वेग का x के सापेक्ष में अवकलन उसका त्वरण होता है। कुछ बच्चे जानते भी होंगे, समझ में आया? यस सर। त्वरण सापेक्ष में अवकलन वो उसका त्वरण कहलाता है, जिसे a बोलते हैं, a से उसको प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ऐसे ही सिमिलरली एक और बताता हूँ किस तरीके फिजिक्स में इसका अवकलन का यूज है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये त्वरण वेग का x के सापेक्ष में अवकलन त्वरण, तो अगर हमें त्वरण निकालना है और वेग और टाइम ग्राफ गिवन है, वेग और टाइम का ग्राफ कुछ भी गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप मतलब वक्र की ढाल। स्लोप का क्या मतलब होता है, वक्र की ढाल, वक्र की या रेखा की, वक्र की ढाल। जो रेखा की ढाल है ये m क्या होता है, m का मतलब होता है, इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं वक्र की ढाल या रेखा की ढाल, है ना, वक्र की ढाल। अगर हम dy by dx क्या होती है, वक्र की ढाल, तो यहाँ पे dv by dt, तो ये क्या बताएगा, वक्र की ढाल dv by dt। अब कब बताएगा, जब वेग और टाइम, वेग और समय का ग्राफ है, वेग और समय का ग्राफ है, तो जो वक्र की ढाल है वो त्वरण को बताएगा। वो किसको बताएगा, त्वरण। ये का मतलब होता है त्वरण। तो इस तरीके से इसका फिजिक्स में भी यूज आता है ना। तो सीखेंगे जब हम त्वरण पढ़ेंगे तब भी मैं बताऊंगा। अभी मैंने बता दिया ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरीके से अपने फिजिक्स में काम आएगा, तो वो थोड़ा सा कनेक्ट किया है। चलो तो अब तो इसको उतार लिया होगा, उतार दिया इसको। यस सर। अब इसमें डेफिनेशन लिखो, हेडिंग लिखो, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, इसको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, इसको किस तरीके से, ये एक ऐसी रेखा होती है जो कि वक्र को एक बिंदु से स्पर्श होकर गुजरती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, क्या लिखेंगे स्पर्श रेखा के बारे में, वक्र के किसी बिंदु को, वक्र के किसी बिंदु को, कोई भी वक्र बनाओ, वक्र के किसी बिंदु को
स्पर्श करके गुजरने वाली रेखा, वक्र के किसी बिंदु को, वक्र के किसी बिंदु को स्पर्श करके गुजरने वाली रेखा, वक्र के किसी बिंदु को स्पर्श करके गुजरने वाली रेखा, स्पर्श करके गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। ये बात समझ आ गई? क्यों? क्लियर है? जी सर। यस सर। तो देखो हम क्या सीख रहे थे, अवकलन का ज्यामिति का क्या अर्थ है, तो ये अर्थ लगाना है ना। कोई भी वक्र हमें दिया गया है, उस वक्र का अगर हम dy बाय dx कर देंगे तो अवकलन कर देंगे, मतलब तो हमें वक्र की ढाल मिल जाती है। तो इस तरीके से अवकलन और ज्यामिति का संबंध निकलता है। चलो अब अवकलन कैसे करेंगे, कोई भी हमें कुछ भी समीकरण गिवन है तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, तो उसके कुछ नियम होते हैं, तो वो नियम सीखते हैं। देखना अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अवकलन के नियम। अवकलन के नियम इसमें पहला लिखना नियम, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1। पहला नियम क्या होता है, नियम कोई भी अचल संख्या है, अचल संख्या समझते हो क्या होती है? तो सर कांस्टेंट नंबर हाँ 0 होता है उसका अवकलन। हाँ अचल का अवकलन, कोई भी अचल, अचल का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसको बदला नहीं जा सकता, है ना। कांस्टेंट जैसे कांस्टेंट क्या है, 2 को हम 3 नहीं लिख सकते, 1 को हम 1 ही बोलेंगे, है ना। अगर ये 1 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है, 1 को हम और कुछ नहीं लिख सकते, ये कौन फिक्स है। ये 1 अगर किसी ने 1 बोला 1 तो उसका मतलब यही होगा, किसी ने 2 बोला तो वो 2 ऐसा होगा, ये फिक्स है, ये अच्छा है ना। इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, 2 अगर है तो 2 इतना ही होता है, ये फिक्स है, कांस्टेंट है। तो अगर कोई भी अचल है उस संख्या का अवकलन करते हैं, जैसे हमें दिया गया देखो, और कोई भी इसको कांस्टेंट, जैसे हमें दिया y कोई भी कांस्टेंट है c, कोई भी कांस्टेंट है और इसका बोला गया इसका अवकलन बताओ, इसका dy बाय dx अगर हम करेंगे तो इस कांस्टेंट का, इस अचल संख्या का अवकलन सदैव 0 होता है, ये हमेशा याद रखना। अगर कहीं पर कोई अचल संख्या अकेले मिल रही है, अचल संख्या क्या मिल रही है, अकेले, तो उसका अवकलन, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। कैसे समझ सकते हैं इसको, एग्जांपल ऐसे समझ, जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है y बराबर 4, दूसरा लिखा हुआ है y बराबर 0.2, थर्ड लिखा हुआ है y बराबर 1/4, ऐसा कुछ ही लिखा। अब इनका बोला अवकलन, इनका 0 आएगा सर, इन सभी का अवकलन 0 आएगा, क्योंकि ये सभी जो संख्या है ये सभी अचल है, इन सभी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होता है। तो इनका हमसे बोला जाएगा अवकलन, अवकलन कर, अगर हम अवकलन करते हैं फर्स्ट dy बाय dx, पहले का
ये भी 0, सेकंड का dy बाय dx उसका भी 0, थर्ड का भी dy बाय dx ये भी 0 है ना। अगर कहीं पर भी कांस्टेंट संख्या है, कोई भी कांस्टेंट है, किसी भी हम कांस्टेंट बोल दें ये कांस्टेंट है, तो उसका हमसे अवकलन पूछा जाए तो हमेशा हम उसका अवकलन 0 ही लिखें। ये बात याद कर लो, रट लो, रटनी है, ये तो सब नियम रटने। चलो ये नोट करो। ओके सर। ओके हो गया सर। देखो नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, रूल नंबर 2, जो दूसरा रूल होता है वो होता है घात नियम, है ना। ये घात का क्या नियम होता है? घात नियम। इस घात नियम में जैसे हमें लिखा हुआ है y बराबर x की पावर n, x की जो घात है, x की जो पावर है वो n है ना। तो अगर किसी की पावर n होता है और इसका अवकलन किया जाए, ऑब्वियसली x की पावर है तो इसको किसके सापेक्ष में अवकलन करेंगे? इस y का अवकलन करेंगे इसके सापेक्ष, x के सापेक्ष में करेंगे, है ना। तो x के सापेक्ष में इसका अवकलन हुआ तो ये हो जाता n है इंटू में, जो घात होती है n बाहर इंटू में आ जाती है। एक घात कम हो जाती है, एक घात यस सर। हो जाती है कम, है ना। ये घात जितनी भी घात है वो बाहर आती है और एक घात कम हो जाती है, इस तरीके से, है ना। इनको कैसे उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से देखो। इसमें आप लोग अच्छे से पढ़ना है, इसको आप फिजिक्स में बहुत काम है, इसी रीजन से पढ़ना है होंगे। अदरवाइज तो ये जो अवकलन है ये गणित के हिसाब से बहुत बड़ा टॉपिक है, हमारे फिजिक्स में जितना लाभ आने वाला है वो तो पढ़ेंगे और काम आने वाला है, इसी रीजन से पढ़ना है ना। ऐसा नहीं है इसको लाइट मान के छोड़ दो, लाइटली लो इसको, मजाक में ले लो, मजाक में मत लेना, ये बाद में फिर अवकलन करेंगे तो फिर पछताओगे। तो जैसे सपोज लिखा हुआ है y बराबर x की पावर 2 और लिखा है y बराबर 1/x की पावर 4, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो हमसे बोल रहे हैं कि इसका अवकलन करो। फर्स्ट का सर 2x, हाँ फर्स्ट का 2x, तो फर्स्ट में हमने किया dy बाय dx। सेकंड का आ जाएगा -4 अपॉन में x की पावर 5, -4 अपॉन में x की पावर 5। सही है, गुड। तो देखो पहले का भी हम ये नियम तो यही है, जो घात होती है वो बाहर आती है, घात कम हो जाती है। तो x की पावर घात है अब जो वो 2 है, तो 2 बाहर आया और ये घात कम होगी 2 - 1, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 2 - 1 1 होगा, तो किसी की पावर 1 तो वही रहेगा, ये इसका आंसर होगा 2x। इसका आंसर क्या होगा 2x। दूसरा हमें क्या दिया गया x की पावर 1/x की पावर 4, y बराबर 1/x की पावर 4। तो पहले तो इसको इसके नियम में ले गया, ये ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ये अपॉन में, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे इसको देखो कैसा लिखा जा सकता है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको लिखा जाता है x की पावर -4, x की पावर ये ऊपर जाएगी तो पावर अगर प्लस पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव है अपॉन, इसको ऊपर लेके गए तो ये नेगेटिव हो गई। अब इसका dy बाय dx कर लेते हैं। आप देखो इस नियम में ये एकदम फिट बैठ रहा है, अब एकदम फिट बैठ रहा है तो कैसे, तो x की पावर -4 तो क्या होगा, घात बाहर आती है ना, तो -4 आया बाहर और एक घात क्या होती है कम, -4 में एक कम कर दो -1, -4 में एक कम किया -4, तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा -4 x की पावर -5, और x की पावर -5 को क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं -4 1/x की पावर 5, नीचे ले गए तो पॉजिटिव होगी। ये बात समझ आई बोलो।
यस सर। चलो एक और इसका बताओ आप लोग, जैसे तीसरा लिखा हुआ y बराबर x, y बराबर x लिखा हुआ है, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष में। वन 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 है सर, वन सर, क्या होगा? वन वन। सभी का वन आया? क्यों भी आकाश आए? यस सर। यस यस यस। तो क्या होगा अवकलन? फिर इसका जवाब क्या नहीं सर? आया? क्या सर? इसका जवाब नहीं आया, आकाश का कहाँ चला गया? वन 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 है, समझ में आ रहा है? क्यों आकाश? यस सर। यस सर यस सर। हाँ, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी चीज है बेटा, है ना? हाँ इसको सर। इसको खोना नहीं है, इसको पकड़ के रखना है। इसको अगर खो दोगे तो हाँ सर। दिक्कत आएगी। तो देखो x का भी करते हैं। देखो ये तीसरा जो मैंने दिया है, और ऐसा हमेशा मिलेगा, ऐसा कई बार मिलता है। जैसे ये तो अभी अकेला है, साथ में भी अभी लिखेंगे कि वैल्यू की कोई संख्या है। ये तीसरा, इसका अगर हमने सॉल्व किया ये थर्ड वाले में, तो इसका हमने x के सापेक्ष में, इस y का x के सापेक्ष में अवकलन किया, d/dx इसका किया y का। अब ये हमें घात में दिख ही नहीं रहा है, ये तो सिर्फ x लिखा हुआ, घात में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? किसी की पावर अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिक हम क्या लिख सकते हैं? 1। अगर x की घात 1 लिखेंगे तो भी तो उसका मतलब x ही होगा, क्यों? अब देखो इस नियम में ये फिट बैठ गया, x की घात n, n यहाँ पर क्या हो गया 1, तो घात है बाहर आएगी, ये 1 आया बाहर। फिर क्या होगा? जो घात है उसमें से कम कर दो, 1 में से -1 कर दो, तो ये क्या बचा? 1 x की पावर 1 - 1 0 जीरो। तो किसी की भी पावर 0 1 होता है, वन होता है, वन होता है। तो 1 × 1 तो आंसर इक्वल टू 1। जी सर। आंसर क्या होगा? 1। तो ये याद रखना, नहीं बच्चे इसमें भूल जाते हैं। अगर x है तो क्या होगा? तो अगर x है तो वो उसका अवकलन 1 है ना, x का अवकलन हमेशा 1 मिलता है अगर सिर्फ अकेला x है। हाँ, पावर आवर में तो फिर x गायब नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है? x गायब हो जाता है, x 1 बन जाता है, तो बच्चे घबरा जाते हैं, x कहाँ चला गया, x 1 कैसे हो गया? तो इस तरीके से 1 इस तरीके से 1 हो जाता है, इसी प्रोसेस से। ये घात नियम जो हमने पढ़ा इससे, ठीक है? चलो अब और नियम सीखते हैं। इसका अचल गुणांक नियम भी होता है, अचल गुणांक नियम, इसी में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है और ये यही रहता है। नेक्स्ट नियम तीसरा, नियम नंबर 3, अचल गुणांक नियम। अचल गुणांक नियम है ना, ये कैसे लिखा होता है? ये लिखा हुआ जैसे y बराबर है, एक कांस्टेंट भी आता है और x की पावर n भी आता है। कांस्टेंट भी आया, x की पावर n, अचल भी है, अचल के साथ गुणांक में है x, और अचल अकेला नहीं आया। अगर ये अचल अकेला होता तो ये सिर्फ नियम नंबर 1 में फिट बैठ जाता है। इस अचल को हम क्या बोल देते हैं? इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इस कांस्टेंट का अवकलन या डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अब ये अचल अकेला नहीं है, ये गुणांक में आ गया। किसके गुणांक में? x की पावर n के गुणांक में आ गया। तो अब क्या होगा इसका अवकलन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो x के सापेक्ष में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष में dy/dx किया y का x के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये जो कांस्टेंट है ये तो रहेगा, अब इसको 0 नहीं ले सकते क्योंकि ये इसके गुणांक में अकेला होता, तो फिर ये 0 हो जाएगा। हाँ, फिर अब इसका नाम सीख ही चुके, x की घात n का, x की पावर n का थोड़ी देर पहले सीखे, इसको लिख सकते हैं n x की पावर n - 1।
ऐसा लिखा जा सकता है क्यों? तो ये इसका अपकलन होगा, ये इसका अपकलन होगा। ये गुणा है, इसको x मत मानना, ये गुणा है, x ये है या यहाँ पर गुणा नहीं बना के छोटा सा पॉइंट लगा देना। इसका ये c रहेगा और इसका ये रहेगा, ये हमने थोड़ी देर पहले से। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ भी एग्जांपल। जैसे ये यहाँ पर हमने लिखी है, इसी में थोड़े थोड़े चेंज कर लेते हैं, इसी में बदल देते हैं। पहला एग्जांपल फर्स्ट, y बराबर लिखा हुआ है 2x की पावर 6, y बराबर 2x की पावर 6। दूसरा लिखा हुआ y बराबर 1/3x की पावर 3, ऐसा लिखो। थर्ड लिखो y बराबर 6x, ये लिखो। अब इनके हमसे बोले जाते हैं इनका अपकलन करो, इनका डिफरेंशिएशन करो x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में होंगे इनके डिफरेंशिएशन, तो इनका अपकलन करना है। अपकलन आंसर फर्स्ट का 12x5 फर्स्ट का, सही है। सेकंड का -x अपॉन में 4, वो माइनस का 1 अपॉन में x की पावर 4, ओके। और 18x x स्क्वायर 6x लिखा है सर, ओनली 3 का, ओनली 6 होगा सर, 3 का ओनली 6 होगा 3 वाले। हाँ ठीक, सही है, सही है, सारे सही है। और बाकी के बच्चे 3-4 बच्चों का तो आ गए, बहुत बच्चे हैं, 12-13 बच्चे हैं। और किसी का नहीं है, 3-4 बच्चे बताएंगे बस, और भी सबको बताना चाहिए ये नियम, ये तो हमने नियम सीखा, बस इसी नियम से इसको हमें डिफरेंशिएट करना। तो देख लो पहला फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट तो y बराबर लिखा हुआ है y बराबर 2x की पावर 6, 2x की पावर 6, इसका हम कर रहे हैं अपकलन या डिफरेंशिएशन, किसके सापेक्ष में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, है ना। y का डिफरेंशिएशन किया x के सापेक्ष में, तो dy/dx बराबर, ये जो कांस्टेंट आ गया है, अचल संख्या आ गई है x के गुणांक में, तो ये कांस्टेंट अब 0, ये अचल संख्या 0 नहीं होगी, ये 2 रहेगा। तो x की पावर 6, इसका क्या लिख सकते हैं, तो ये तो अभी सीखा है, जो x की घात जो भी होती है वो आती बाहर गुणेंगे, तो 6 आ गया बाहर, एक घात हो जाती है कम, मतलब 6 माइनस 9, तो ये 6 दूनी 12 x की पावर 5, ये इसका आंसर। सभी को समझ में आया होगा, इसमें कुछ है नहीं, समझ में आया क्यों? आ गया सर। और इसका दूसरा y बराबर दिया गया है 1/3x क्यूब, तो इसको देख लेते हैं दूसरे वाले को। तो दूसरा दिया y बराबर 1/3x क्यूब, तो इसको पहले इस रूल में फिर बिठाना पड़ेगा, मतलब ये x की पावर को ऊपर ले जाएंगे। अगर हम x की पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये 1/3, ठीक है, एक अचल संख्या होगी, इसके गुणन को हो जाएगा x की पावर माइनस, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये 1/3 और इसके गुणन में आता है, इसके गुणांक में आता है x की पावर माइनस। तो देखो अब इसका हमने किया डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, है ना, अपकलन किया x के सापेक्ष में, तो 1/3 को 1/3 रहा, और x की पावर x की घात जो भी होता है ये घात नियम में जाता है,
ये पावर नहीं हो जा रहा, तो जो घात है वो आती बाहर, तो ये -3 आया बाहर, और x की घात ये कम हो जाती है, तो 3 - 1, तो देखो ये 3 ये 3 ये कट गया इससे, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, -1, तो ये हुआ -1, और ये x की घात हो गया -4। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख दो, तो ये -1/x की घात 4, ये इसका आंसर। अब इसका आता है तीसरा, y बराबर 6x लिखा, तो y बराबर 6x है, तो 6x का कैसे हम अवकलन करेंगे वो भी देखेंगे। तो ये जिन बच्चों ने नहीं बनाया उन्होंने उसको बता दिया क्या, जिन बच्चों से नहीं बना, जिनसे बन गया आप लोग, जिनसे नहीं बनता है वो बोलते भी नहीं है, चल रहे बता लिया होगा, ये मान के चल रहे, अभी नहीं बोला। अब आपने तीसरा y बराबर लिखा हुआ है 6x, अब इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर थोड़ी देर पहले बनाया, कुछ भी पावर नहीं तो 1 को लिख लेंगे, की पावर 1, तो इसका हमने डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में dy/dx ना, तो ये 6 अच्छा है, गुणांक में आता है तो ये 0 नहीं होगा, ये 6 आएगा, और ये पावर घात नियम में जाएगा, पावर होगी, तो ये 1 बाहर आया, x को 1 - 1, तो ये 6 तो 6 रहा इनटू 1 x की पावर 0, किसी की पावर 0 1 ही होती, तो 1 × 1 और 6 के साथ गुणा करेंगे 6 यार, तो इसका आ गया 6 है ना। तो ये तो थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर x की पावर 1 होती है तो इसका अवकलन, इसका डिफरेंशिएशन 1 आता है। अगर ये 1 हो गया इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 × 6 करेंगे तो 6 आंसर आता है। तो ये सभी को क्लियर है, ये नियम नंबर 3 में कोई डाउट? जी सर, जी सर, यस सर, यस सर। अब आता है हाँ योग, योग नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, और ये इसको बोल सकते हैं योग, योग नियम। एडिशन को योग, अच्छा सब्ट्रैक्शन को घटाना बोलते हैं, माइनस, क्यों? यस सर। एक साथ बता देता हूं, योग माने जोड़ना सर, योग तो जोड़ना हो गया, वो तो समझ में आती है, घटाना किस क्या बोलते हैं और शुद्ध हिंदी घटाने, सब्सट्रैक्ट। अरे वो तो इंग्लिश हो गया यार, सब्ट्रैक्शन। चलो योग एंड, जैसे y बराबर लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ, जैसे u प्लस ये जोड़ोगे माइनस ये सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस मतलब ये घटा रहे v, और ये u और v है, ये y के सापेक्ष में इसको अवकलन किया जा सकता है। u v क्या है, इसको x के सापेक्ष में x के सापेक्ष में इनका अवकलन किया जा सकता है, u और v को x के सापेक्ष में अवकलन किया जा सकता है, दोनों अवकलनों के अपकरणीय फलन है। इसको u यहाँ पर लिख लेना, यहाँ नहीं, कई बार x और x ही लेते हैं तो यहाँ पर x का है, लेकिन जो u एंड v, u और v दोनों ही अवकलन के अपकरणीय है। मतलब इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है x के सापेक्ष में। अब इसको जब हम इसको dy/dx कहते हैं ना, x के सापेक्ष में इसका हमने इसको कौन से, मतलब कहने का मतलब ये है, जो अगर हम इसको x के सापेक्ष में इसका अवकलन कर रहे हैं तो इसको कांस्टेंट नहीं मानेंगे, ये x के सापेक्ष में अवकलन हो सकता है,
ना इस रीजन से पहले लिख दिया, नहीं तो आप समझो सर ये तो यू हो गई है, x के सापेक्ष अवकलन कैसे होगा, तो ये अभी एग्जांपल से समझते हैं। हमने इसका y का x के सापेक्ष अवकलन किया dy/dx, तो ये हो जाएगा du/dx, और यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस dv/dx ऐसे। और जो नियम है इसमें जो नियम लगाएंगे, जो पिछले 3 नियम पढ़ चुके हैं उसी नियम से अवकलन किया जाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, उदाहरण से कैसा समझा जा सकता है। जैसे y बराबर ये लिखा, पहला लिखा है y बराबर 2x² और यहाँ पर लिखा है प्लस 2x या x² और प्लस 1, ये 3 लिखे है ना, ऐसे लिखे y बराबर 2x की पावर 6 प्लस x की घात 2 प्लस 1 ऐसे लिखा हुआ है, और इसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो देखो किस तरीके से अवकलन होगा, इसका क्या dy/dx। तो ये 2x की पावर 6 ये तीसरे नियम का है ना, इसमें अच्छा गुणांक नियम लग रहा है। ये x की पावर 2 इसमें सिर्फ घात नियम लग रहा है, ये नियम नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। ये +1 ये पहले नियम को सेटिस्फाई करता है, जो अच्छा नियम हमने पढ़ा था उसको, है ना। तो इस तीनों को जो अवकलन करेंगे वो पिछले जो नियम पढ़ चुके हैं उन्हीं नियम के अनुसार इनका अवकलन होगा। लेकिन यहाँ पर ये अगर बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा। अगर प्लस माइनस दोनों लिए जो भी होगा वो रहेगा, ठीक है। तो इसका कहते हैं पहले 2x की पावर 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं d/dx और ब्रैकेट में पूरा 2x की पावर 6 प्लस x² प्लस 1, है ना, जो y का मान था वो लिख दिया। अब ये इनको अलग अलग लिखें, d/dx पहले किया किसका 2x की पावर 6 का, फिर अपन d/dx किसका कर रहे हैं x की पावर 2 का, फिर किसका कर रहे हैं d/dx 1 का। अब देखो अलग अलग नियम लग रहे हैं, इसमें फिट बैठ रहा है तीसरा नियम अचल गुणांक नियम। तो ये 2 का 2 लिया, ये थोड़ी देर पहले भी करके बताया, x की पावर 6 का होगा, 6 बाहर आएगा तो एक पावर कम हो जाएगा, 6 - 1 होगा 5, ये बीच में प्लस है तो प्लस, ये x² ये सिर्फ घात नियम में जाना है, तो घात आती है बाहर और ये घात कम हो जाती है, 2 - 1 1 प्लस ये अचल संख्या का अवकलन 0, इसका हो गया 0। तो ये इसका आंसर जो है वो आ गया 12x की पावर 5 प्लस 2x, ये इसका अवकलन हो गया। ये बात समझ आई क्या सभी को? बोलो क्यों? यस सर, आ गया समझ में सर। आ गया सर। और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और देखो, जैसे हमने दिया आपको लिख रहा हूँ y बराबर 3 अपॉन x की पावर -5 x की पावर 5 प्लस या माइनस 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस 1/5 ऐसा कुछ लिखा होगा, और बोला जाए इसका अवकलन करो, तो जरा करके बताना इसका अवकलन क्या है। सर हाँ -15 अपॉन में x की पावर 6 प्लस 2 अपॉन में x की पावर 3। अच्छा यहाँ पर क्या है दूसरा क्या बताया प्लस 2 अपॉन x की पावर 3। हाँ सही है, गुड। और किसका आ गया, और किसी का है? और किसी का नहीं है ऐसा मतलब? आ गया सर, आ गया। तो किसका आ गया? अच्छा आपका आ गया, ठीक है। पाठक जी का आ गया, और दश मोहन का आ गया, और ये अनुराग दीपा आ गया, हिमांशु आ गया, काना
मोनू, सचिन, आ गया सर। ओके, अच्छा वो आकाश का आकाश कर रहा हूँ सर। ये कर दिया। हाँ करो करो, पूरा टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, पूरा टाइम लो, ये तो बहुत बेसिक है। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया तो आगे गड़बड़ ही होता है। देखो चलो मैं भी दिखा देता हूँ कैसे होगा ये। हमने जो लिया था क्या लिखा हुआ था, 3x की पावर 3/x की घात 5 माइनस 1 भागे x की घात 2 प्लस 1/5 ऐसा लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गड़बड़ है, इसको पहले तो नियम के अनुसार फिर बैठाते हैं। ये 3x की पावर घात 5 को ऊपर ले गए तो x की घात -5 माइनस इसको ऊपर ले गए तो x की घात -2 होगी, और ये तो अचल संख्या 1/5 और इसका करते हैं x के सापेक्ष में अवकलन dy/dx। तो इसको क्या लिखेंगे, dy/dx ब्रैकेट में 3x की पावर -5 माइनस x की पावर -2 प्लस 1/5। इसका एक कर सकते हैं dy/dx, पहले किसका किया अपन 3x की पावर -5 माइनस dy/dx होगा किसका होगा x की घात -2 का, फिर प्लस dy/dx होगा 1/5। करते हैं देखो अभी ये वैसे, हालांकि जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऐसे एक एक लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही कह दो जब पता है सभी का होगा, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो सभी का अपना होगा ही होगा। तो जब बहुत प्रैक्टिस आ जाती है और हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना, तो हमें टाइम को भी बचाना। हाँ बोर्ड में जब पहले था पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना। तो इसका ये देखो अचल संख्या गुणांक बनाइए तो अचल को रहेगी रहेगा, और x ये x की पावर n हो गया, x की घात n, x की घात n तो n बाहर आता है तो -5 आया बाहर, और x की घात 1 कम हो जाएगी -5 -1 एक घात कम कर दो -5 -1 कह दी, फिर ये माइनस ये माइनस, अब किसका किया x की घात 2 का, तो ये सब घात में हो जाता है तो -2 आया, n आया बाहर, बात जो भी होगी वो आपकी बाहर विद साइन आएगी, ऐसा नहीं है अगर -2 लिखा है तो सिर्फ 2 ही आएगा, -2 लिखा है तो पूरा -2 आएगा, और फिर घात में एक घात कम होगी -2, और ये तो अचल संख्या का अवकलन 0, इसका हो गया 0। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो ये हो गया -15 x की घात -6, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 2x की घात -3, ये 0 लिखकर इसको लिखने के, इसको ले सकते हैं -15 अपॉन x की घात 6 प्लस 2 अपॉन x की घात 3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसका सही सॉल्यूशन होगा। अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे ऐसे, तो प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन की तो ये डायरेक्ट बनने लगता है। हो सकता है कि पहली बार देखना तो थोड़ा अटपटा लगे, अजीब सा लगे, लेकिन ये है बहुत आसान चीज, इसमें कोई भी बहुत कठिन चीज कुछ नहीं, कठिन जैसा कुछ भी नहीं, नियम है, नियम के अनुसार उनका डिफरेंशिएशन करना ना। ओके सर। तो ये है, और इसका देखो एक और प्रैक्टिस करवा देते हैं, जैसे हम लिखते हैं, हमने लिखा कोई भी बाय वाला कोई नेक्स्ट उदाहरण ले लो, नेक्स्ट एग्जांपल बाय बराबर लिखा हुआ है, ये 2 अपॉन x की पावर
-12। चलिए ये माइनस, तो देखो फिर आप कन्वर्ट करते हैं, माइनस ये 4x की पावर माइनस प्लस, सर दिख नहीं रहा है, सर दिख नहीं रहा है। थोड़ा नीचे देखिए, नेक्स्ट उदाहरण 3 मैं लिखा y बराबर 2/x की पावर -12 माइनस 4x की पावर -4, 4x की पावर -4 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 6। ये कुछ देखो, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। सर आंसर आ गया बस। 24x11 प्लस 16 अपॉन x की पावर 5 प्लस 4x। ठीक है, सही आया। इनका देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से करेंगे। इसको कहते हैं dy by dx, y का x के सापेक्ष में हमने अवकलन किया, तो ये हो गया। इसको ऊपर लेके जाओ, ये तो नीचे है, पहले तो फॉर्म में लिखना, तो नीचे है ऊपर लेके जाएंगे तो घात प्लस हो जाएगी, तो x की घात हो जाएगी +12, नीचे -12 है तो ऊपर हो जाएगी +12। ये -4x की घात -4 प्लस 2x की घात 2 प्लस 6। अब ये सही बैठ रहा है, ये पहला तीसरे नियम में बैठ रहा है, दूसरा भी तीसरे नियम में, तीसरा भी तीसरे नियम में, और ये +6 लिखा है, ये पहले लिखना चाहिए। तो बस अब इसको कर लेते हैं। अब देखो हर एक बार dy by dx के लिखने के उसमें ये सबका dy by dx होगा, सभी का होगा। तो देखो इसका कहते हैं पहले, तो 2 बचा है वो तो है ही बात, घात आएगी बाहर और ये घात कम हो जाएगी, 12 - 1 11 -4, ये तो रह ही रहेगा, x की घात -4 तो घात आएगी बाहर -4, तो ये घात कम हो जाएगी, -4 -1 प्लस 2, तो अच्छा लिख दिया, x की घात है वो 2 है, तो 2 आया बाहर, ये घात कम हो गई, 2 - 1 1 और 6 का हो जाएगा 0। तो इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो ये 24 12 2 24, x की घात 11 माइनस प्लस 4 चौको 16, x की घात -5 प्लस 2 4 x और 0। इसको ऐसे भी x की घात -5 को नीचे लिख सकते हैं, तो 24 x की घात 11 प्लस 16 अपॉन x की घात 5 प्लस 4x, तो ये इसका आंसर होगा। और इसके और भी नियम होते हैं, ये स्टार्टिंग के 4 नियम थे, इसके जो आगे के नियम है उसको भी सीखेंगे आगे की क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखो आगे हम जितना पढ़ेंगे ये बेसिक है, ये नियम आगे चाहिए, ये तो पावर वाला नियम है। जो हमने दूसरा और तीसरा नियम पढ़ा और पहला जो नियम है इसका यूज बहुत यूज में आते हैं, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। ओके सर। हाँ आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।